Good morning, everyone. अच्छा, आज से क्लास आप लोगों के में स्टार्ट होगा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सब जानते हैं ना, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें परिसंचरण तंत्र के बारे में, लिख लीजिएगा, प्रॉपर टाइम लिख लीजिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। उन्होंने 1682 में, ठीक है, 1682 में किसके बारे में बताया था? आपके परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, या मैं ये कहूं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने किसके बारे में बताया था? परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। ठीक है ना। अब देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो जितने भी उच्च कशेरुकी होते हैं, ठीक है, उच्च कशेरुकी जितने भी होते हैं उनमें दो तरीके के तंत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र, और लिम्फेटिक सिस्टम। इसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र, और लिम्फेटिक सिस्टम को क्या बोलते हैं? लसिका तंत्र। ठीक है ना, इतना तो आप लोग जानते हैं। परिसंचरण तंत्र में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? एक तो हृदय की करेंगे, रक्त और रक्त वाहिनी। ठीक है, क्या क्या होते हैं? हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियों की हम स्टडी किसमें करते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में। जाहिर सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? हमारा हार्ट, वही तो पंप करेगा। पंप करेगा किस चीज को? तो ब्लड को करेगा। ब्लड किसके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा होता है। समझ में आया? वहीं अगर हम लोग बात करें लसिका तंत्र की, तो लसिका तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना रहता है? एक तो लसिका मतलब लिम्फ व लसिका वाहिनियां। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्लास, आज से जो आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, आपका टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें आप लोगों को स्टडी करनी है हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। ठीक, पहले ही मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, रक्त सॉरी हृदय जो है ये आपके सिलेबस में से लास्ट ईयर हटा दिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी हम इसे नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 70% सिलेबस हो रहा है ना अभी भी। अगर आप लोग की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी तरफ से आता है कि नहीं इस बार 100% ही आएगा, तब करवा दिया जाएगा हार्ड, हो सकता। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग ना 70% करते हैं। बाकी मैं सर से और पूछ लूंगी, अगर सर बोलते हैं 100% कराइए तो भी करवा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब हमें पढ़ना क्या है? रक्त और रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो क्लास देखिए, अगर हम लोग बात करें रक्त के बारे में, आप लोग जानते हैं रक्त। ठीक है, रक्त, हाँ, थैंक यू।
देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें रक्त के बारे में, तो रक्त कैसा होता है आपका? ये होता है आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोला जाता है, क्या चीज बोलते हैं इसे हम? कनेक्टिव टिश्यू को। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये एक इकलौता ऐसा ऊतक है जो किस अवस्था में रहता है? आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक होता है ये इसलिए, ठीक है। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4। 7.4 कैसा होगा आपका? क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का होने की वजह से आपका रक्त, जब आपको चोट लगती है, आप फटाफट से उंगली अपने मुंह में दे लेते हो। देते हो कि नहीं देते हो? तो जाहिर सी बात है, टेस्ट सबने किया है, ठीक। तो आप बताएं जरा, सबके मुंह खून तो लग ही चुका है। अब आप फटाफट से बताएं किस इसका टेस्ट कैसा होता है? बहुत बढ़िया। बताएं जरा। इसका अगर हम टेस्ट की क्लास बात करते हैं तो ये नमकीन होता है, सॉल्टी नेचर उसका होता है। सॉल्टी हमें क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7.4 है। तो क्षारीय प्रकृति के होने की वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होगा? नमकीन होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर रक्त की, ठीक, तो रक्त को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है रक्त प्लाज्मा। सब जानते हैं इतना तो, ठीक है। रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो आपकी टोटल रक्त की 45% होती हैं, ठीक है। जबकि जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो कितना होगा? 55% होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा क्लास, एक खास बात और मैं पूछना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं ब्लड प्लाज्मा होता है, जानते हैं ना प्लाज्मा होता है। आपने कभी कभी रक्त सीरम भी सुना होगा, सुना है ना? रक्त सीरम, अंतर क्या होता है? ऐसे तो कह नहीं सकते कि नहीं सुना। रक्त सीरम आप लोगों ने सुना होगा टर्म। अंतर क्या होता है ब्लड प्लाज्मा में और ब्लड सीरम में? हाँ, क्या होता है भाई इसमें डिफरेंस? बताएं। हाँ, तो वो तो थक्का जम गया, क्लॉटिंग हो गई वो तो। देखिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पहुंच गए। ब्लड प्लाज्मा सबको पता होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम उस एक कारक को निकाल दें जिसकी वजह से हमारा ये क्लॉटिंग होती है, खुरंट जमता है, ठीक है, तो ये आपका ब्लड प्लाज्मा जो है किसमें बदल जाएगा? ब्लड सीरम में। क्लियर? एक बार फिर अपनी बात को यहाँ दोहरा रही हूँ। ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम ब्लड क्लॉट होने वाला कारक, कौन सा? फाइब्रिनोजन। सबने टर्म सुना होगा ये, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन को अगर ब्लड प्लाज्मा में से हटा देंगे तो ये प्लाज्मा किसमें बदल जाएगा? ब्लड सीरम में, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम में किस चीज का अंतर होता है। चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो जो रक्त स्पंदन होता है, ब्लड क्लॉटिंग, उसका जो कारक होता है फाइब्रिनोजन, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसको हटा दें अगर, तो किसमें बदल जाएगा? वो ब्लड सीरम में। कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इसको लिखिए, फिर आपका स्टार्ट करते हैं। रक्त कणिकाएं,
हो गया? तो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं जरा। हो गया? तुम नहीं लिख रही क्या? अच्छा, बता दे। रक्त कणिकाएं, ठीक है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? बोलिए। 3 प्रकार की। और फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। हाँ भाई, बताएं जरा। आरबीसी सबको पता है, आरबीसी क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट को तो हम प्लेटलेट ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका और कोई दूसरे नाम बताएं जरा। आरबीसी को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको ल्यूकोसाइट, इसे थ्रोम्बोसाइट। कोई दिक्कत? आप लोगों के में जो क्वेश्चन आएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के नाम से नहीं आएगा, आएगा तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट के नाम से आएगा। क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये बच्चों के जैसे टर्म हो चुके हैं अब आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को कुछ नए शब्द सीखने होंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताएं। रक्त निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या टर्म देते हैं? क्या? हेमेटोपोइसिस बोला जाता है उसको, हेमेटोपोइसिस। कैसे? हिमेटो, हिमेटो मीन हो जाता है आपका रक्त, ब्लड। पोइसिस मतलब निर्माण, ठीक है ना। तो हिमेटोपोइसिस क्या होता है? आपके इसके निर्माण की विधि, किसके? रक्त के। रक्त में आपका आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी है, तीनों ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्लास 1 बाय 1 स्टडी करना है, ठीक है।
यहाँ पर आरबीसी की, इसको लिख लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हो गया ना, गुड। हेडिंग लिख लीजिएगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट के निर्माण की विधि, विधि मतलब जो प्रक्रिया है, किस प्रोसेस से चलता है ये, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। कोई दिक्कत, किसी किसी बुक में आपको हीमोपोइसिस भी देखने के लिए मिलेगा, तो हाँ, हीमोपोइसिस भी आपको इसी में बोला जाता है, क्योंकि ये आपके हेमेटोलॉजी का बहुत पर्टिकुलर वो बनाता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा अब आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, शेप मतलब आकृति। लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, यहाँ देख लें। अगर हम लोग बात करें सभी कशेरुकी की, सभी कशेरुकी सिर्फ और सिर्फ मैमिल को छोड़कर, ठीक है, तो उसमें आरबीसी किस शेप की देखने के लिए मिलती है। एक तो ये अंडाकार होगी, कैसी होती है, अंडाकार, इस तरह से, गोल नहीं होगी, अंडाकार होगी, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब युक्त होती है, ठीक है। कैसी होगी, केंद्रक युक्त, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाएगा, ठीक। वही अगर हम लोग बात करें सभी स्तनधारियों की, ठीक है, सभी स्तनधारियों की, किसको छोड़ दिया जाए, एक तो व लामा, ये इनके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मैमल्स हैं, हम सभी में किस टाइप की देखने के लिए मिलती है, तो एक तो ये गोला मतलब अंडाकार से कैसी हो जाएगी, गोलाकार, से कैसी हो जाएगी, विहीन, मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। साथ में ये होती है बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वि अवतल। अवतल जानते हैं ना, उत्तल और अवतल होते हैं, इसे हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उभयावतल, उभयावतल, ठीक है। और बाकी उसमें कैसी पाई जाएगी, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, उभयावतल, ठीक है। अब देखिए,
बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, हम लोगों में और बाकी जितने भी आपके मैमल्स देखने के लिए मिलेंगे उन सब से हमारे बिल्कुल मैमल अलग होते हैं। ठीक है ना, तो मैमल में किस किस को छोड़ रहे हैं हम, ऊंट को और लामा को। इन दोनों में उपस्थित होंगी इस टाइप की अंडाकार, केंद्रक युक्त और बाइकॉन्वेक्स टाइप की। ठीक है, जबकि हम लोगों में बाकी कुत्ते बिल्ली जितने भी हैं मैमल, उनमें कैसी होती है, गोलाकार होगी, केंद्रक विहीन होगी, मतलब उसमें केंद्रक नहीं होगा। साथ में उसमें क्या होता है, बाइकॉनकेव होती है, उभयावतल होती है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? दूसरी खास बात अगर बोली जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बात बताई है, बाइकॉनकेव अवस्था में देखने के लिए मिलती है। कॉनकेव सब जानते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सब जानते हैं ना, ये होती है, हाँ ये होती है आपकी कॉन्वेक्स, और इसी को मैं ऐसे कर देती हूँ तो क्या हो जाती है, उत्तल। ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा भी था, फिजिक्स से पढ़ाई जाती है ना, तो उत्तल और अवतल के बारे में। चलिए, इसका हम लोगों को पता है बहुत अच्छा बेनिफिशियल वो मिल जाता है कि अगर केंद्रक नहीं है, ठीक है, आरबीसी में अगर केंद्रक नहीं है तो इसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या चीज जुड़ सकती है, हीमोग्लोबिन। क्या जुड़ सकता है इसमें, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जुड़ सकता है ना, क्योंकि एक तो एक किस अवस्था में है, बाई कॉनकेव अवस्था में है। ठीक है, और बीच में क्या चीज नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या चीज समा सकती है, आयरन। आयरन मतलब हीम, हीम के फॉर्म में ही तो रहता है आयरन। ठीक है, तो हीमो और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ग्लोबिन जो है क्या चीज को, टर्म को रेफर करता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन उस आरबीसी में समा सकता है। हमारे ब्लड का मेन काम क्या होता है, ये हमारे जितने भी हम कुछ खाते हैं तो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हॉर्मोन्स को सर्कुलेट करता है कि नहीं, गैसेस को भी क्या करता है, पूरे शरीर में एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, परिवहन का काम करता है। ठीक है, उस चीज के लिए इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? आकृति याद रखिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप, इसका संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे क्लास, बताएं कितनी नंबर होती है आरबीसी की, बताएं। 5 into 10 to the power 6 to 5.5 into 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट को आप लोगों को नहीं भूलना है, पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके नंबर जो नॉर्मल वैल्यूज है आप लोगों को टिप पर याद रखनी है क्लास। टिप माने टिप, कभी भी कोई भी आप लोगों से पूछ ले, आरबीसी का बताए नॉर्मल वैल्यू, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट की, ये सब चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। साथ में मैन में कितनी होती है, वीमेन में कितनी होती है, सब चीज कम से कम वीमेन्स तो अपने बारे में याद रख ही सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में तो याद रखिएगा ही। क्लियर है, संख्या क्लियर हो रही है, गुड। लिखिए आप लोग, फिर बताते हैं। लामा होता है, ऐसा होता था, ऐसा बहुत बड़ा सा होता है, थोड़ा सा शतुरमुर्ग टाइप से उसका लंबा सा मुंह होता है। सर्च करें इस पर, LAMMA, लामा। लामा एक मैमल है, सर्च कर लें, बिल्कुल कर लें। जब तक आप लोग गूगल पर सर्च नहीं करोगे ना लामा को, दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगी। ऊंट के नाम से तो आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है, लामा के नाम से नहीं बनती। बट पूछा जाता है, क्लास पूछा जाता है कभी कभी कि बाई कॉन्वेक्स या इस टाइप की जो है ओवल शेप की किसमें पाई जाती है आरबीसी। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो लामा भी दे रखा होगा। ठीक है,
मिल गया। इसका मुंह बहुत वैसा होता है ना, अजीब सा आगे की तरफ निकला हुआ सा। यही है। यही है। लाइए जिसने निकाल लिया भाई, एक चीज दिखा दे, मैं दिखाऊं सभी स्टूडेंट्स को। निकाला तुमने? दिखाती हूँ। ओहो, पकड़ो, तुम दिखाओ। हाँ ये भी ठीक है, बट परफेक्ट जो होता है ना वो ये वाला होता है। जब भी आप सर्च करते हैं ना तो ये वाला लामा आपको ज्यादा दिखाई देता है। ये वाला दिख रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? ये होता है आपका लामा। ठीक है, ये मैमल होता है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये होता है आपका लामा। चले, लिख लिया? थैंक यू। स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया ना ये? हो गया? गुड। बस क्लास, अगर आरबीसी का नंबर जो है, ठीक है, व्हाट हैपेंड? आरबीसी की संख्या जो है अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो हम कौन सी बीमारी बोलते हैं वहां पर? आरबीसी का नंबर अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो वो प्लेटलेट कम होती है डेंगू में, तो क्या बोलते हैं? अब मैंने आधे से आधा लिख लिया, तब याद आ रहा है, एनीमिया। ठीक है, अगर आरबीसी की संख्या नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये हम कब देखते हैं? ज्यादा कब होती है? एक होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के टाइम में उस वक्त ज्यादा से ज्यादा हमें आरबीसी की जरूरत होती है, बच्चे तभी तो पहुंचना चाहिए एम्ब्रियो तक आपका ब्लड, इसलिए तो इस अवस्था को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, पॉलीसाइथेमिया डिसीज क्या है? तो पॉलीसाइथेमिया मतलब जिसमें आरबीसी का नंबर उसकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो डिसीज हमारी कहलाती है पॉलीसाइथेमिया। कोई परेशानी? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, आकार। अपन आकृति लिखवाई थी ना? देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें साइज के बारे में, ठीक है ना, तो इसका जो साइज होता है वो हर एक मैमल में भी अलग अलग देखने के लिए मिलता है। मतलब समझ में आ रही है? ये हर एक मैमल में वेरी कर जाता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें मनुष्य में, मनुष्य में कितना होता है? ये 7.4 म्यू, ठीक है। तो देखिए इसका साइज हर एक उसमें वेरी कर रहा है, मैमल में भी।
ठीक है, हम लोगों में कितना होता है 7.4, वहीं बिल्ली में कितना देखने के लिए मिलेगा 6.5, घोड़े में कितना देखने के लिए मिलेगा 4.6। लेकिन जो कस्तूरी मृग होता है उसमें सबसे छोटा साइज का होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा, दैट इज अ 2.5 म्यू। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो हर एक में ये भी अलग अलग देखने के लिए हमको मिल रहा है। देखिए देखिए हो गया। देखिए मैंने भी आप लोगों को इसकी वो लिखवाई थी, नंबर संख्या लिखवाई थी ना, 5 इंटू 10⁻6 टू 5.5 इंटू 10⁻6 पर मिलीमीटर क्यूब, ये नंबर लिखवाया था ना मैं। उसमें कैसे पता लगाओगे कितना नंबर है तुम्हारे अंदर? तुम भी अगर जाते हो पैथोलॉजी लैब और अपना आरबीसी काउंट पता लगाना चाहो, ठीक है, तो मैनुअली हम किस मेथड से निकालते हैं? ठीक है, तो एक एपरेटस आता है जिसे बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। ठीक है ना? हीमोसाइटोमीटर के लिए अपना अलग से वो आता है स्लाइड, बहुत बड़ी सी आती है स्लाइड, ठीक है, उसके अंदर लाइक ऐसा होता है, ये इसके अंदर यहाँ पर ये 10 ब्लॉक्स होते हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर भी इस तरह से मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें काउंट करते हो ना, आरबीसी जब रखी जाती है तो आप क्या करते हो, पहले थोड़ा सा ब्लड लेते हो एक पिपेट में, उस पिपेट में आरबीसी काउंट अगर कर रहे हो तो आरबीसी के लिए डाइल्यूटिंग फ्लड आता है। डाइल्यूटिंग फ्लड मतलब जो इसको थोड़ा सा तनु कर दे, डाइल्यूट कर दे। ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद फिर उस पिपेट को इस तरह करने के बाद यहाँ पर 1 ड्रॉप रखते हैं, यहाँ पर 1 ड्रॉप रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर क्या रख देते हैं हम, कवर स्लिप। ठीक है, कवर स्लिप सब जानते हैं, है ना? अब चूंकि ये हीमोसाइटोमीटर है तो हम लोग जनरली जो कवर स्लिप यूज करते हैं दैट इज इन राउंड शेप की होती है, राइट? लेकिन इसके लिए चौकोर आती है जो इन पूरे ब्लॉक्स पर फिट हो जाती है, ऐसे स्क्वायर शेप में आती है। ठीक है, उसको रखते हैं। फिर जब आप देखते हो ना तो इस टाइप से इन पर वो आरबीसी काउंट इस तरह से बिखरे हुए आएंगे। जाहिर सी बात है, आरबीसी तो बहुत सारी होती हैं, है ना? फिर इनको आपको 1 बाय 1 काउंट करना होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और आपके वो लाख में पहुंच जाती है। सोचो, लाखों में मैटर करती है ना? तो आप पहले 1 ब्लॉक में करोगे, करने के लिए भी इस टाइप से मेथड रहता है, जिससे ये बनाया मैंने। ठीक है, एक ब्लॉक में भी अंदर, ठीक, यहाँ पर ढेर सारी आ जाती हैं आरबीसी लाइक दिस। आपको हर एक ब्लॉक में काउंट करनी होती है कितनी आई है। ठीक, और अगर कोई भी आरबीसी बिल्कुल लाइन पर आती है तो इसको लीव करना होता है, छोड़ना होता है। समझ में आ रही है? तो इस तरह काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है। ठीक है, तो हिम बिल्कुल करते हैं, मैनुअली प्रैक्टिकल करवाया जाता है, हम लोगों ने काउंट किया है भाई। आजकल वो मशीन आती है, वो मैनुअली नहीं होता, मैं बात कर रही हूँ मैनुअली की। मैनुअली मतलब जो आप पूरे प्रोसीजर से जो आप करते हो वो। आज के टाइम में जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो उसमें तो जस्ट ब्लड रखते हैं एक, उस पर रीडिंग आ जाती है, ऊपर लिख लेते हैं।
हर एक चीज के लिए मैनुअली जैसे ब्लड ग्रुप जांचते हैं ये लोग, अदरवाइज पैथोलॉजी लैब में, बाकी सब मैनुअली रहा ही नहीं। मैं यहाँ मैनुअली मेथड की बात कर रही हूँ। आप लोगों के सिलेबस में जो प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा वो मैनुअली मेथड करवाया जाएगा, वैसा मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आया? तो आरबीसी काउंट हम किससे पता लगाते हैं? हमारे हीमोसाइटोमीटर मेथड के थ्रू। समझ में आया? देखिए ऐसे संरचना, ठीक है। हालांकि मैंने इसका आपको आकार तो बता ही दिया है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, बाइकॉनकेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब केंद्रक विहीन होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर लिपो बनी हुई पारागम में झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, क्या पाई जाती है? अर्ध पारागम में झिल्ली पाई जाती है इसके ऊपर, और ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। ठीक है, इसका व्यास अगर हम लोग बात करें तो 0.02 म्यू देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ किसी किसी बुक में थोड़ा सा और वेरी कर जाएगा, बट अप्रोक्स इतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक खास बात, अब ये लिपोप्रोटीन की है। ठीक है, तो कभी कभी ये आरबीसी जो है वो क्या कर जाती है? रैप्चर कर जाएगी। रैप्चर समझते हैं ना, फट जाएगा आपका आरबीसी। आप लोग जानते हैं इसका लाइफ स्पान होता है, जीवन यापन कितना होता है इसका? 120 दिन का, है ना। 120 दिन के बाद क्या होता है फिर? इसकी अर्ध पारागम में झिल्ली फट जाएगी। ठीक है, अर्ध पारागम में झिल्ली फटी, इसमें से क्या निकलेगा फिर? आपका हीमोग्लोबिन। क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन। ठीक, ये हीमोग्लोबिन फिर कहाँ जाएगा? आपके यकृत में। यकृत में या तिल्ली में? तिल्ली मतलब स्प्लीन। स्प्लीन को एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ प्लीहा। थाइमस जनरली यकृत और प्लीहा में जाती है। ठीक है, वहां पर क्या कर लिया जाता है? इस हीमोग्लोबिन को, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन को संचय कर लेता है ये आपका क्या? यकृत और प्लीहा। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? आयरन। आयरन मौजूद होता है ना, लौह तत्व। उस चीज को क्या कर लेता है ये यकृत और प्लीहा? उसको स्टोर्ड कर लेगा, जिसका फिर उपयोग किसमें करेगा? वो हीमोग्लोबिन के बनाने में। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल रहती है भाई। 120 दिन का लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, इतना तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद खराब होती है, नष्ट होती है। नष्ट होने के बाद फिर उसका होता क्या है, ये बात तो पता होना चाहिए। तो आपका हीमोग्लोबिन फिर क्या हो गया? यकृत में चला गया। ठीक है, आपका प्लिया में चला गया। यहाँ से जो हीमोग्लोबिन अब रैप्चर हुआ था, ठीक है, रैप्चर होने के बाद बना लेता है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन आगे चलकर क्या बनाता है? बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या होते हैं? ये वर्णक होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं कि नहीं, जिसको बाद में एक्सक्रीट किया जाता है हमारे उसमें डाइजेशन में, हेल्प के लिए। समझ में आया? ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। बिलीवर्डिन जो है पहले किसमें कन्वर्ट होता है? बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन पर फिर आपके जीवाणु जो है काम करते हैं और उसको किसमें तोड़ देते हैं? मीसो बिलीरुबिनोजन में। याद आ रहा है? कुछ दिन पहले ही करवाया है अभी। ठीक है, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है? स्टर्कोबिलिन। कल ही बताया था स्टर्कोबिलिन, यूरोक्रोम। हाँ या ना? कहाँ ध्यान रहता है, ईश्वर जाने। समझ में आया? तो आपका यहाँ पित्त वर्णक बन जाते हैं लास्ट में जाकर। ठीक है ना, जो जितनी भी आपकी आरबीसी रैप्चर होगी वो लास्ट में क्या बना लेती है? पित्त वर्णक। ठीक है, अब देखिए क्लास, एक खास बात और, संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? तो देखिए इसमें एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड बताया था ना, केंद्रक विहीन, है ना। इसमें कोशिकांग, कौन कौन से कोशिकांग बताइए, कौन कौन से जानते हैं आप? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और ईआर आदि, ठीक है, ये भी एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है? इसके अंदर ना न्यूक्लियस है ना किसी भी प्रकार का आपका कोशिकांग है। ठीक, इसमें क्या चीज रहती है? सिर्फ और सिर्फ श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वसन वर्णक। कौन सा होता है श्वसन वर्णक? बोलिए। हीमोग्लोबिन। यही तो आप लोगों को पढ़ाया होगा, 6-7 क्लास में पढ़ा दिया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? श्वसन वर्णक होता है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और समझिएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा का सोर्स क्या मानते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है इसमें, तो हमारी जो आरबीसी होती है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो उसको अपने पर्टिकुलर शेप बनाए रखने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट तो होती होगी, डेफिनेटली होती होगी कि नहीं। तो जब उसको, अब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो उसमें फिर ऊर्जा कैसे आ रही है? ग्लूकोज वगैरह से। तो ग्लूकोज तो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है, फिर बाद में किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? वो ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से फिर आगे किस में जाता है? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। ग्लाइकोलिसिस में किसकी जरूरत पड़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं भाई, क्रेब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है कि नहीं है? फिर अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट ईयर में आप लोग आए थे, साइटोलॉजी पढ़ाई थी, थोड़ा याद रखिएगा उसको। मैंने कहा था ग्लाइकोलिसिस है, ठीक, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल फिर किसमें जाता है? क्रेब्स साइकिल में। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल है, ये दो कंडीशन में फिर आगे विभाजित होते थे वायुवीय अवस्था और अवायुवीय। याद आ रहा है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वायुवीय कंडीशन की, तो क्रेब्स साइकिल होती थी, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर। लेकिन क्लास, यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं ना ऊर्जा की, तो यहाँ पर हमारे जो इरेथ्रोसाइट होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है जो शर्करा होती है ना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायुवीय श्वसन, ठीक है। इसका क्या हो जाता है? अवायुवीय श्वसन के माध्यम से किसमें बदल जाता है? ये बताएं जरा, किसमें बदलेगा क्लास? लैक्टिक अम्ल में बदलता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी हमारी आरबीसी को इस तरह से मिलती है लैक्टिक एसिड के फॉर्म। समझ में आ रही है? कोई परेशानी? लैक्टिक एसिड का कब बनता है ये? जब हमारा इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब अवायुवीय श्वसन होगा, ठीक है। क्योंकि वायुवीय श्वसन अगर होता है तो क्रेब्स साइकिल में चली जाएगी। क्रेब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता है, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तब इरेथ्रोसाइट को अपना एक पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए, मतलब यथावत रखने के लिए,
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उसको किससे मिलती है? फिर शर्करा के अवायवीय मिश्रण के माध्यम से बनने वाले लैक्टिक एसिड से इसको ऊर्जा मिलती है। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसका ये पूरा समझ में आया संरचना किस तरीके से होती है? संरचना क्लियर? बनाइए इसे। मैं तुम्हारा क्लास में बैन करा दूंगी, है ना? क्लास में एंट्री नहीं दूंगी तुम्हें कल से। क्लास में बैठते हो ना तो प्रॉपर वे में बैठा करो। अजीब अजीब तरीके के जो आप आवाजें निकालते हो ना, ये अच्छी नहीं लगती है ना। तुम शोभा देते, तुम शोभा भी नहीं देते हो। अब सेकंड ईयर में आ चुके हो भाई, कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटे तक बिल्कुल शांति बनाए रखा करें आप। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके निर्माण की, मतलब फॉर्मेशन। इरेथ्रोसाइट का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो जब भ्रूणावस्था में, ठीक है, जब बच्चा किस अवस्था में है? भ्रूण अवस्था में है, उस दौरान स्टार्टिंग की 1 से 2 महीने, ठीक है, उसमें एरिथ्रोसाइट बनती हैं आपकी किसके माध्यम से? पीतक कोश। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इम्यूनोलॉजी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर पीतक कोश में बनती हैं 1 से 2 महीने। आप लोग इतना तो जानते ही हैं, सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है? हार्ट बनता है, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा उसमें। तो उसमें कहाँ बनेगी आपकी इरेथ्रोसाइट? पीतक कोश में बनेगी। फिर 2 से 5 महीने या उसके बाद में, ठीक है ना, कहाँ तक बनती हैं? आपकी यकृत में बनती हैं, प्लीहा में बनेगी, और थाइमस में मैच्योर होती है ना आगे चलकर। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? बट अब हम पूछें, अगर आप में कहाँ बन रही है आरबीसी, क्या बोलोगे?
बताएं जरा, वयस्क में कहाँ बनती हैं? बिल्कुल मज्जा में, ठीक है। लेकिन क्लास एक बात का याद रखिएगा, जब हमारी इरेथ्रोसाइट बनती है ना, उस दौरान इरेथ्रोसाइट अपरिपक्व होती हैं। कैसी होती है? अपरिपक्व। अपरिपक्व आरबीसी में आपकी मोस्टली कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपरिपक्व आरबीसी मिच्योर अवस्था में पहुंचती जाती है, धीरे धीरे करके कोशिकांग गायब होने लगते हैं और सिर्फ रह जाता है तो एक श्वसन वर्णक, मतलब आपका हीमोग्लोबिन रह जाएगा बस, बाकी सारे कोशिकांग हट जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने जब लास्ट ईयर पढ़ा था ना साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, तब उसमें जब प्राप्ति स्थान लिखवाया जाता था किसी भी कोशिकांग का, लाइसोसोम हो चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है, गोल्जी बॉडी के, उसमें लिखवाया जाता था वयस्क, वयस्क आरबीसी में अनुपस्थित होती है, ये वर्ड लिखवाया जाता था। कभी भी सिर्फ आरबीसी नहीं लिखवाया जाता था, वयस्क आरबीसी। क्यों? क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे कोशिकांग हटते जाते हैं। समझ में आए? अनुपस्थित अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है इसका निर्माण कैसे हो रहा है? चलिए, हो ही गया। एक चीज और लिख लीजिए, जीवन काल कितना होता है इसका? मनुष्य में देखने के लिए मिलता है 120 दिन, वहीं कुत्ते में होता है 124 दिन, जो सबसे ज्यादा माना गया है लाइफ स्पान, ठीक है ना। तो कहने की बात यह है, जीवन काल भी जो होता है ना इरेथ्रोसाइट्स का, वो भी वेरी कर जाता है, ठीक है ना। हर एक मैमल में वेरी करेगा, ये अलग अलग होगा, लेकिन मनुष्यों का आपको याद रखना है। किसी का याद रखें चाहे ना रखें, अपना तो याद रखिए कम से कम, ठीक है। 120 डेज का होता है, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे।